Welcome to the Corridor Magic Program 2026 and in this session we will going to discuss about the test number 13। ये टेस्ट नंबर 13 आपका इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है और अब हम इस टेस्ट के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, दोनों के पर्सपेक्टिव को देखेंगे। सम क्वेश्चंस विल बी प्रीटी ईजियर और ये जो पूरा टेस्ट है वो आज का आसान ही होने वाला है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ तिगड़मबाजी है नहीं। एंड दिस इज़ मी, माई नेम इज़ गणेश शर्मा एंड आई एम द फैकल्टी एट द IIS कॉरिडोर। और थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं भाई। मोक्षा 2026 इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC प्रीलिम्स 2026 सारे क्लासेस नोट्स, चाहे आपका स्टैटिक हो, करंट अफेयर हो और फुल्ली मैपिंग, बहुत बढ़िया मैपिंग के आपके फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे। मस्त अपना फ़ोटो देख के काम बन जाएगा। इसके अलावा सारे PYQ मैराथन सेशन जो आजकल चलते हैं यूट्यूब के ऊपर, इसके अलावा आपके इंटेलिजेंट गेसिंग्स की ट्रिक और जूम मेंटरशिप का सेशन। और नेक्स्ट टाइम से मैं भी अपना फ़ोटो यहाँ पे लगाऊंगा। ये मैं पिछले 3 बार से कहता आ रहा हूँ लेकिन नया फ़ोटो अभी तक बना नहीं है। सो सिंपल सी बात है। एंड द फी इज़ दिस। एंड चलिए अब भाई अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर चलिए पहला क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में ना पता है नियरली 90% क्वेश्चन, अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना तो 90% क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ करके निकल जाओगे और 10% वही तुक्के में लगाओगे जो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं आते कहीं से भी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस बारे में बात करता है। ये भाई एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोला गया है 2022-23 के अंदर में कि टॉप 1% ऑफ इंडिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ इंडिया की टोटल वेल्थ ओन करते हैं। देखिए वेल्थ और इनकम के अंदर फ़र्क होता है, ध्यान रखना। वेल्थ होता है संपत्ति, इनकम होता है पर मंथ की इनकम कितनी आती है वो वाली। सो 1% इंडिया की टोटल 40% वेल्थ को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। बिल्कुल सही भाई, रियल में यही खतरनाक काम है। 1% 40% वेल्थ को होल्ड करके रखते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। द इनकम शेयर ऑफ द टॉप 1% हैज़ राइजन 22.6%। जो टॉप 1% लोग हैं उनकी इनकम और बढ़ रही है। इसी की वजह से बोल रहे हैं कि भाई इनइक्वालिटी। अब देखो जब आपको ये दिखेगा कि इनकम शेयर ऑफ टॉप 1% हैज़ राइजन 22.6%, मतलब कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। तो यहाँ मैं लिखना चाहूँ तो कैन आई राइट कि रिचर जो है रिच और रिच हो रहा है और जो पुअर है पुअर भी और ज़्यादा पुअर होता जा रहा है और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है ना। सो आई शुड राइट द डिफरेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट फॉर द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ डिक्लाइंड बिलो 0.5। अब देखिए गिनी कोफिशिएंट के अंदर हमें पता है 0 से 1 के बीच में होता है। अब अगर आपने पिछले कुछ सेशन देखे तो आप बिल्कुल बेसिक लॉजिक से याद रख सकते हो। अगर मैं बोलूँ किसी के बीच में 0 इनइक्वालिटी है, 0 इनइक्वालिटी मतलब एवरीथिंग इज इक्वल और अगर 1 है तो क्या होगा, हमारा 1 होगा तो दैट मीन्स दैट इज़ हाईली अनइक्वल। ठीक है, दैट इज़ अनइक्वल। अब देखिए भले ही आपको थर्ड के बारे में नहीं आइडिया, कोई भी आइडिया नहीं है, कायदे से मैं आपको बताता हूँ ये 0.8 के आसपास में, पर चलो भूल जाते हैं इसको ना बिल्कुल भूल जाते हैं। अभी देखो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जितना नंबर हमारा 0 के पास आएगा उतना बढ़िया होगा, है ना। द मोर क्लोजर टू द 0 मोर द इक्वालिटी विल बी देयर। सो मोर द इक्वालिटी विल बी देयर, इक्वालिटी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट से कि सर देयर इज़ अ इंक्रीज इन इनइक्वालिटी और बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ बता रहा है इक्वालिटी बढ़ रही है, यहाँ बता रहा है इनइक्वालिटी बढ़ रही है। सो द थर्ड स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट एंड द राइट स्टेटमेंट इज योर ऑप्शन A 1 and 2 ओनली। राइट सर। सो दैट्स द वे। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट के बारे में है कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कितना है। नियरली 90% इंडिया की वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। अब क्या बताएं, ये मेंस के अंदर जो लोगों ने लिखा होगा, 1-2 मेंस उन्हें पता होगा। ये डेटा बहुत पुराना, मतलब हर जगह पे यही चिपकाते रहते हैं कि 90% इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब ज़्यादा वल्नरेबल होती है भाई, ये तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। देन थर्ड वन इज़ MG नरेगा वॉज डिजाइन टू फॉर्मलाइज इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। भाई साहब ये फॉर्मलाइजेशन करने के लिए नहीं हुआ है, ये लोगों को मतलब एक तरह से जीविका देने के लिए हुआ है कि भाई वो भूखे के समय में ना मरे, तो ऐसा वाला नहीं है। और ये फिक्स टाइम फ्रेम तो भाई बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, विद इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम तो मतलब मान भी सकते हैं विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम, बट दिस इज़ नॉट टू फॉर्मलाइज इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे आपको पता है सारा अनस्किल वर्क होता है, JCB से काम नहीं करवा सकते इसके अंदर। सो द ऑप्शन 3 विल बी रॉन्ग एंड द फर्स्ट एंड 2 विल बी करेक्ट। सो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देन इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बोला गया। डिविडेंड पता है ना क्या होता है भाई, इसको ना लोग पता नहीं क्यों नहीं रखते। अगर आपने शेयर मार्केट पढ़ी हो तो डिविडेंड क्या होता है, शेयर ये होता है आपका प्रॉफिट, है ना, जो शेयर के ऊपर आपको मिलता है ये प्रॉफिट होता है। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के से प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब हमारे पास पॉपुलेशन कमाने वाली ज़्यादा होगी, डिपेंडेंट वाली कम होगी। तो देखते हैं यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन एक्सीड द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, मतलब काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और उनके ऊपर निर्भर रहने वाले लोग कम हैं। एब्सोल्युटली सही, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। देन सेकंड देखते हैं कि देयर इज़ अ टेम्परेरी डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड। मतलब वेरी यंग मतलब कि एक जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, इससे पहले वाली जो पॉपुलेशन है जो जिनकी एज इनसे कम है वो, और जो हैवीली
सोशली डिपेंडेंट है वो, तो ये दोनों की ही अभी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। जैसे अभी देखिए जो 90s के किड्स होंगे, सो उनके समय पे 2-2 3-3 4-4 मतलब उनके भाई बहन हो सकते हैं, और अभी के समय में सबका 1-1 2-2 ही है, मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 2 बच्चे देखने को मिलेंगे, अदरवाइज सिंगल चाइल्ड रखते हैं मैक्सिमम लोग। सो ये रहा। और इसी तरह जो बुजुर्ग इंसान है वो भी थोड़े कम हैं अभी, मतलब 60 to 70 के जोन वाले आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, 70-75 की रेंज तक आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग। सो दैट्स द वे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देन फर्टिलिटी रेट मस्ट फॉल बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। अरे यार, फर्टिलिटी रेट अगर रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ गए तो पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाएगी, और डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो द ऑप्शन 3 वुड बी इनकरेक्ट। वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो मतलब जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होनी चाहिए, इक्वल टू द रिप्लेसमेंट लेवल। अब ये रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि जितने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है, और जितने लोगों का बर्थ हो रहा है, अगर पॉपुलेशन को स्टेबल रहना है तो डेथ और बर्थ इक्वल अमाउंट में चलने चाहिए। तो उसके लिए फर्टिलिटी लेवल कितना होना चाहिए सर? उसके लिए फर्टिलिटी लेवल 2.1 होना चाहिए। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी लेवल, फर्टिलिटी रेट होता है कि एक वुमेन अपने फर्टाइल पीरियड के अंदर कितने बच्चों को जन्म देती है। तो 2.1 इज़ द मतलब रिप्लेसमेंट लेवल। अगर इससे नीचे आएगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, सो उसके हिसाब से आपका हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि प्रोस्पेरस रीजन इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर सेक्स रेशो अच्छा नहीं है, जैसे हरियाणा है, जैसे पंजाब है। बिल्कुल सही, ये 2 स्टेट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे सेक्स रेशो उल्टा है तो प्रोस्पेरस रीजन। बल्कि अगर इस कायदे से देखा जाए ना तो यहाँ पर डिबेट हो सकती है। जैसे हरियाणा के अंदर रिसेंटली जो बच्चे हैं अंडर 5 एज है, उसके अंदर सेक्स रेशो रिवर्स हो गया, मतलब कि फीमेल आर मोर रेदर दैन द मेल, राइट। पर अभी भी अगर मेल एडल्ट सेक्स रेशो के बारे में बात करें तो हरियाणा और पंजाब के अंदर एडवर्स सेक्स रेशो है, डिस्पाइट बीइंग द वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस रीजन ऑफ द इंडिया। और रीज़न क्या है? रीज़न है जी कल्चरल प्रेफरेंस। लड़कियां, मतलब पता है ना मैक्सिमम फाइट किसके बीच में होती है? सास और बहू के बीच में होती है। सो मतलब आई एम जस्ट जोकिंग। इसके अलावा मतलब आप देखिए कि सबको पोता चाहिए होता है ना, ग्रैंडसन। सो दैट्स द कल्चरल प्रेफरेंस। देन स्टेटमेंट 3 इज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अलोन। ये अलोन के शब्द ने गलत कर दिया। एंश्योर द जेंडर इक्वालिटी, नहीं सर, सिर्फ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से अगर होना होता तो फिर ये कल्चरल प्रेफरेंस का रोल नहीं होता यहाँ पे। सो कल्चरल प्रेफरेंस का भी रोल होता है, तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। और इसके अंदर देखें तो बोथ द स्टेटमेंट, ओके नहीं ये नहीं होगा, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3, इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट ठीक है जो इसको जस्टिफाई करती है एंड करेक्टली स्टेट्स द एक्सप्लेनेशन 1, स्टेटमेंट 1। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट। देन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये डायरेक्टली लिंक करता है वोकेशनल ट्रेनिंग आउटकम टू द मार्केट डिमांड, कि भाई जो आप स्किल ले रहे हो उसे मार्केट के साथ में लिंक करता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अगर ऐसा ना होता तो गलत बात होती, राइट। सो द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन सेकंड स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये प्राइमरली फोकस करता है आर्टिसनल और ट्रेडिशनल क्राफ्ट के ऊपर। नहीं सर, ये ट्रेडिशनल और आर्टिसनल नाम क्या दिखा है? अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिस कहाँ पे होता है? अगर आपको लोकल पता हो कि जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना, फैक्ट्रीज के अंदर सरकार लोगों को एम्प्लॉय करती है, जो बच्चे ने रिसेंटली स्किल लिया होता है उन्हें कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगाती है, उन्हें अलग अलग तरीके से, मतलब एक तरह से लगा ले अप्रेंटिसशिप। जैसे डॉक्टर के पास कंपाउंडर सुना होगा ना आप लोगों ने, ऐसे ही अप्रेंटिस होता है, मेन काम करने से पहले उसे सिखाते हैं। इट्स अ ट्रेनिंग फेज जस्ट लाइक, ठीक। सो वो अप्रेंटिसशिप होती है, वो आर्टिसनल और ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए नहीं होती, वो इंडस्ट्रीज के लिए होती है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम अंडर दिस इज अलाइंड विद इंडस्ट्री 4.0 रिक्वायरमेंट। भाई अलाइन तो सब कुछ करता है। सो द ऑप्शन 1 and 3 ओनली आर द करेक्ट। देन सिर्फ ए आंसर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि जैसे अगर एक इंसान की कैरिंग कैपेसिटी देखें तो कितना लोड उठा के वो चल सकता है, दैट इज अ कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी पूछी गई है एक इकोसिस्टम की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन दैट एन एनवायरमेंट कैन सपोर्ट इनडेफिनेटली। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट थिंग, ठीक है। और बस इतनी सी बात है इसके अंदर। द टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। सर इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम सेम नहीं होते। इकोसिस्टम इज़ अ ब्रॉडर टर्म जहाँ पे आपका लैंड, वाटर और आपका हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ अ रीजन। ये सारा बकवास ही यार, आपको जब सही आंसर मिल ही गया तो वही है। देन चलिए, टारगेटेड सब्सिडीज़। टारगेटेड सब्सिडीज़ का मतलब होता है सबको नहीं,
जिनको दी जानी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कोई बच्चा 90% से ऊपर मार्क्स लेके आएगा तो उसे ही स्कॉलरशिप मिलेगी, सो दैट इज़ अ टारगेटेड सब्सिडी, इट इज़ नॉट फॉर द यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो ये हो जाएगी कि भाई हर बच्चे को दे दो पैसे। सो आपको समझ में आ गया टारगेटेड सब्सिडीज़ क्या होती हैं। टारगेटेड फूड सब्सिडीज़ जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है देन यूनिवर्सल सब्सिडीज़। भाई आंख बंद करके बता सकते हैं यस। फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स यूनिफॉर्मली। नहीं सर, यूनिफॉर्मली कुछ भी इफेक्ट नहीं करता पृथ्वी पर, कुछ भी यूनिफॉर्मली नहीं है, ठीक है। सो सेकंड इज रॉन्ग। देन थर्ड, लीकेजेस एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स रिमेन चैलेंजेस इन द टारगेटेड प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर क्या होता है भाई? इंक्लूजन का मतलब होता है भाई जिनकी रियल में रिक्वायरमेंट है, जिनको रियल में हेल्प चाहिए टारगेटेड सब्सिडी की, उनको नहीं मिल रही है, और कई बार जिनको मिल रही है वो गलत लोग होते हैं। जैसे आपने देखा ना बीपीएल का कार्ड, बड़ी जिनकी कोठियाँ होती हैं वो बनवा लेते हैं, ऊपर से एक्सक्लूजन मतलब कभी भी निकाल देते हैं, बंदा वहीं पे है, 2 बार नहीं गया लेने के लिए राशन और उसका नाम काट दिया। सो दैट इज़ द एक्सक्लूजन एरर। तो ये आपको देखने को मिलता है। दीज आर द प्राइमरी चैलेंज। सो इसके अंदर सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट ठीक है, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखेंगे। अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया डिफर क्वालिटेटिवली। भाई क्वालिटी के हिसाब से अलग होती है रूरल पॉवर्टी से, बिल्कुल हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ही अंदर अलग होती है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देन सेकंड, अर्बन पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद स्लम हाउसिंग एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है। देन अर्बन अर्बन पुअर जो हैं वो लोअर एक्सपोजर करते हैं लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी का। भाई साहब ये ज़्यादा एक्सपोजर करते हैं लाइवलीहुड माने जीने कमाने खाने के लिए। गांव के अंदर ना कोई भूखा मरता नहीं दिखेगा। आप सोच के देखिए, गांव में भिखारी दिखेगा आपको? रेयरली यू विल सी अ भिखारी इन टू द गाँव, ठीक है। वहाँ पे साधु सन्यासी के फॉर्म में दिखेंगे, बट भिखारी नहीं देखने को मिलेंगे। शहर के अंदर आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर में दुनिया भर के लोग, रेलवे स्टेशन के बाहर में, मतलब हर जगह पे आपको भिखारी वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द बैगर्स, दिस इज ऑल्सो अबाउट द लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी। जैसे अगर आप दिल्ली जैसे एरिया के अंदर जाएँ तो यहाँ पे सदर बाजार लगता है। व्हेन यू गो और वेक अप अर्ली इनटू द मॉर्निंग एंड यू विल विजिट द सदर बाजार एट 5 AM के अराउंड में, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम लोग ऐसे उनकी जो है ना लोडिंग कार्ट होती हैं, और ये सिंगल पहिए वाली, और इन लोडिंग कार्ट के नीचे सोते हुए होते हैं, ठीक है। तो मतलब सोने तक के लिए जगह नहीं होती। सो दैट्स अ वेरी क्या बताऊँ हार्ड सिचुएशन ऑफ द अर्बन पुअर्स, ठीक है। सो इसके अंदर दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे लोअर नहीं होता, ज़्यादा होता है। सो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है जो एक को जस्टिफाई करती है। सो द आंसर वुड बी द सी। देन 9th के बारे में चलेंगे। दैट इज़ योर मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशन से नापा जा सकता है। हेड काउंट रेशो, इसको तोड़ के देखो। हेड माने सिर, सिरों को काउंट करना है। भाई ये आपकी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ ये लोग जो हैं वही पुअर हैं, तो इनकी मुंडियाँ गिन लेंगे। सो दैट बिकम योर हेड काउंट रेशो। और बस यही लिखा हुआ है, हेड काउंट रेशो सॉल्ली ऑन द इनकम पॉवर्टी, और ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट थिंग। एमपीआई जो है वो अक्रॉस द मल्टीपल डायमेंशंस बियॉन्ड इनकम चेक करता है, और हेड काउंट रेशो सिर्फ इनकम को देखता है, और बस दैट्स द हेड काउंट रेशो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स डायरेक्टली एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज। इनमें से कौन से अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज को देखते हैं? सो ऑल 3, तीनों के तीनों देखते हैं हम जी। नरेगा है, ये है आपका, और एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सबका सब। सो ऑप्शन 1 to 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। रिलेशनशिप पूछा गया है भाई पॉवर्टी एलिवेशन और लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार इस टेस्ट के अंदर तो, कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरीली बेनिफिट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थ्रू इंप्रूव्ड एक्सेस टू द प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज। यस सर। टेनेंट का प्रोटेक्शन लॉज मस्ट हैव बीन यूनिवर्सली इंप्रूव्ड। नहीं सर, यूनिवर्सली इंप्रूव नहीं हुए। किसी स्टेट के अंदर किसी स्टेट ने बढ़िया काम किया है, किसी स्टेट ने थोड़ा बेकार काम किया है। सो आप इसको जो है ना काट देंगे, सेकंड गलत है। देन लैंड फ्रेगमेंटाइजेशन, उसकी वजह से मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक जो है वो स्मॉल फार्मर अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। अब इसके लिए ट्रैक्टर कहाँ ही ले, तो सोचते हैं कि हम खुद ही अकेले मतलब मैनुअल लेबर करके काम कर देंगे। सो द यस दिस लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगर मैं टू बी प्रॉपर अगर आपको सही बताऊँ तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस माने जीवित रहने के लिए एग्रीकल्चर। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 and 3 अरे यार 1 and 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट। जन धन योजना के थ्रू में बोला गया है कि भाई क्या होगा, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गलत भाई। फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल ठीक है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देन डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर द कंजम्पशन नहीं, मैंडेटरी सेविंग कंपोनेंट नहीं। सो ऑप्शन बी वुड बी द बेस्ट स्टेटमेंट जो इसको सूट करती है। सो 12वें का हो जाएगा आपका बी। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ में चलेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, सेम वही वाली फंडा। तो जो SDG है इंडिया, वो बोलती है कि पॉवर्टी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को साथ में लेके चलना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। देन पॉलिसीज़ जो हैं दैट एम्ड, जो जिनका मकसद है कि पॉवर्टी को कम किया जाए,
कैन बी डिज़ाइंड इन अ मैनर कि जिसकी वजह से आपकी इन्वायरमेंट भी बढ़िया बने, हम पॉवर्टी को भी रिड्यूस करें और इन्वायरमेंट को भी अच्छा करें, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए सही है, बिल्कुल ठीक है सर। स्टेटमेंट 3, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स इनेविटेबली हिंडर एफर्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये बोलता है कि इन्वायरमेंट को अगर आपको सस्टेनेबल बनाना है तो उसके अगर आप उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जो भी स्टेप्स उठाओगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉवर्टी को कम करने में नुकसान देंगे, उनके लिए एक प्रॉब्लम की तरह बनेंगे। नहीं सर, एनवायरनमेंट का अगर ये सही होता तो ये दोनों ही गलत होते ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सोच सकते हैं कि ये दोनों ही ठीक हैं सर, एंड दिस इज़ रॉन्ग। वैसे भी सम पढ़ के भी आपको लग रहा है कि दोनों ऐसे नहीं होता कि एनवायरनमेंट को अच्छा करोगे तो गरीब और गरीब हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो स्टेटमेंट 3 इज़ इनकरेक्ट एंड ये आपका सी। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास सब तक पहुंचना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ एम्ड एट एंश्योरिंग दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी रीच टू द ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एम्फेसाइज करता है रिडक्शन इन इक्वालिटी के अंडर थ्रू इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक। इट फोकस प्राइमरली ऑन रैपिड इंक्रीज इन पर कैपिटा विदाउट रिगार्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशनल आउटकम्स। भाई साहब, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूशनल आउटकम भी बढ़ना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट एंड सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट ठीक होंगी, 1 and 2 ओनली। देन क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है पता है? 9th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई सबसे इन्वेस्टमेंट, अगर सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहीं पे की जा सकती है वो तो ह्यूमन काइंड है। आप ह्यूमन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो सबसे ज़्यादा कमा के देगा, ठीक। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द पॉवर्टी रिडक्शन। कोई जितना ज़्यादा एजुकेशन हासिल करेगा उसके गरीब होने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट। भाई ये जो स्टेटमेंट है गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं है ह्यूमन इंडिकेटर, वो मतलब ऐसा नहीं है कि जो हेल्थ है वही इकलौता है, हेल्थ के साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, हेल्थ के साथ सोशल कस्टम्स हैं, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, इनकम है, वो सब चीज़ रिलेट करती है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। देन इक्वालिटी ऑफ द एजुकेशन मैटर मोर देन द मेयर एनरोलमेंट, बिल्कुल ठीक है यार। बच्चों का स्कूल में एडमिशन से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली आर द करेक्ट वन। डेमोग्राफिक विंडो का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफिक विंडो का मतलब है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वैसे लिखा क्या हुआ है यार, ये आंसर ही है। द डिपेंडेंसी रेशियो इज टेम्परेरली फेवरेबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ इफ ह्यूमन कैपिटल इज डेवलप्ड। इसका क्या मतलब है सर? इसका सिंपल सा मतलब है यार, ये डिपेंडेंसी रेशियो लिखा हुआ है, गलत है, डेमोग्राफिक रेशियो आएगा यार, ये गलत लिखा हुआ है। सो डेमोग्राफिक रेशियो का मतलब ही डेमोग्राफिक विंडो यार, डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी कुछ देर पहले बात किया था, वहीं से डेमोग्राफिक विंडो है कि मतलब वो समय काल जिसके अंदर आप पॉपुलेशन से मिलने वाले बेनिफिट को मैक्सिमम अचीव कर पाएँ, ठीक है। व्हेन ह्यूमन कैपिटल इज डेवलप्ड, इफ़ ह्यूमन कैपिटल इज डेवलप्ड तो बहुत बढ़िया होगा। अगर मान लो हमने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप नहीं किया तो सारे क्रिमिनल बन जाएंगे और केओस हो जाएगा। देन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बात की गई है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा रहता है, बिल्कुल सर ज़्यादा रहता है। वैसे आपको ट्रैक्टर के ऊपर हमेशा मेल बैठे दिखाई देंगे, लेकिन जो लेबरर्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम आपको फीमेल दिखाई देंगी। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन वुमेन की एंट्री इनटू द फॉर्मल सेक्टर हैज़ इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली। भाई यूनिफॉर्मली मैंने बोला था कुछ नहीं होता, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जेंडर वेज गैप परसिस्ट, मतलब मेल और फीमेल के बीच की तनख्वाह का जो गैप है वो अभी भी है, चाहे सेम ही ऑक्यूपेशनल कैटेगरी हो, मतलब सेम तरह का काम करते हो, एक मेल और एक फीमेल, लेकिन उन दोनों के बीच में, उनके तनख्वाह में, उनकी आय के बीच में फ़र्क देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली सही। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज़ पोवर्टी एस्टिमेशन के बारे में है। सो नीति आयोग की अप्रोच है पोवर्टी असेसमेंट की, वो इनकम और कैलोरी इनटेक के बियॉन्ड है, मतलब बहुत सारे तरीकों को नीति आयोग देखती है पोवर्टी देखने के लिए। बिल्कुल सही, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर मैं कायदे से बताऊँ ना तो एनएसओ जो है, एनएसओ एक डाटा कैप्चर करता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इस HCES या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सर्वे, HECS लगा लो यार, HECS है ना, कुछ भी लगाओ, लेकिन एनएसओ इसको कैलकुलेट करती है, इसको लेके आती है, सर्च करके लेके आती है, सर्वे करके लेके आती है, इसको नीति आयोग स्टडी करती है, और फिर नीति आयोग इस जो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन ये करते हैं आपका मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, MMRP आप लोगों ने सुना होगा। तो MMRP के अंदर क्या होता है, 3 तरह से दिन को बांटा गया है। एक है कि जो आपका 7 डेज़ के अंदर, एक है 30 डेज़ के अंदर जो आप खर्चा करते हो, एक है 365 डेज़ के अंदर आप जो खर्चा करते हो। तो इनके हिसाब से हम देखते हैं कि कोई पर्सन कितना खर्चा कर रहा है और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि शहर में कितना बढ़ रहा है, गांव में कितना बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से। लेकिन सन आई थिंक 2011 से या 2016 से आप इसको एक बार चेक करना, तब से कोई पॉवर्टी की लाइन नहीं डिसाइड की गई है। सो ऐसे ही चल रहा है बिना किसी काम के। एनीवे
इन इनकॉर्पोरेट मल्टीपल इंडिकेटर्स, बिल्कुल ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन रंगराजा कमेटी की मेथोडोलॉजी जो है वो प्राइमरली बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी ड्रिवन, नहीं सर, इनकी कैपेबिलिटी ड्रिवन नहीं थी, इनकी थी आपकी वो एक पर्सन इनकम कितना कमाता है उसके बेसिस के ऊपर थी, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी। सो आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, भारत सरकार है ना, रंगराजन कमेटी का तो जो कैलकुलेशन है उसे इस्तेमाल करती है, कैलकुलेशन रंगराजन कमेटी की इस्तेमाल करती है अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर, लेकिन नाम जो है, नाम वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी का लिखती है, ठीक है। आप इसे देखना क्यों लिखती है ऐसा, इसको सर्च करके देखना, ठीक है। अगर आप सिर्फ डेटा को देखोगे वहीं से पता चल जाएगा। एनीवे, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि ए 1 and 2 आर द करेक्ट वन। देन ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में बात की गई है कि गांव के अंदर बेरोजगारी इस वजह से बढ़ती है क्योंकि भाई सीजनल नेचर होता है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर जब अच्छा है, एग्रीकल्चर की बुआई जुताई चल रही है तब लोगों को काम मिलता है, जब नहीं कटाई होती है तब काम मिलता है, और जब बीच में कुछ नहीं हो रहा होता तो खाली बैठे रहते हैं, सीजनल होता है, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली दैट क्रिएट द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस क्या होते हैं सर, मैं आपको बताता हूँ। जो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर कौन से, तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। इन तीनों में जो स्किल का और जो लोगों का मिसमैच है ना, मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर मैक्सिमम लोग आपको देखने को मिलेंगे, फिर टर्शियरी सेक्टर के अंदर, फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, तो ये जो मिसमैच है ना इन तीनों सेक्टर्स के बीच का, उसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट्स अ लिमिटेड स्किल डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है सर, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्बन माइग्रेशन दैट रिड्यूसेस द कंपटीशन फॉर द रियल रूरल जॉब, यार ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, बाय डिफॉल्ट गलत है, क्योंकि बच्चों वाली बात है यार, ये इसको देखोगे तो भी पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि ये अर्बन माइग्रेशन हमेशा ऐसा नहीं करता है, ये वी कैन नॉट से अल्टीमेटली, है ना, उसे नहीं बोल सकते। सो 19th का जो थर्ड है वो गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, 1 and 2 ओनली वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन कैपेबिलिटी अप्रोच, मतलब कि पता है ना, गिव देम वॉइस एंड चॉइस एंड दे कैन मेक द पाथ ऑफ देयर डेस्टिनी, मेक द पाथ ऑफ देयर फ्यूचर बाय देमसेल्व्स। सो दैट्स द सिंपल थिंग। अमर्त्य सेन हैज सेड कि भाई लोगों को कैपेबल बनाओ यार, है ना, जो रणछोड़ दास चांचड़ ने बोला था कि कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, तो वही बात है कैपेबिलिटी अप्रोच की। कैपेबिलिटी अप्रोच किस बारे में बात करता है, इसी बारे में बात करता होगा शायद, हाँ, बी के बारे में बात करता है। सो 20th का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन 21 एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पोवर्टी, फिर से रिलेट कर दिया एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और पोवर्टी को, है ना। मार्जिनल फार्मर ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को क्योंकि उनके पास जीविका के अतिरिक्त जीविका के अल्टरनेटिव्स जो हैं वो नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स वाई दे ओवर एक्सप्लॉइट, मैंने बताया था ना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो वही काम ये करते हैं। दैट्स इज द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एविडेंट, यहाँ पे ये भी देखना होता है कहीं ऐसा लिखा हो कि नॉट मोस्ट एविडेंट। सो फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। देन सेकंड, एयर वाटर पॉल्यूशन डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द इनकम डिसएडवांटेज पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे दिल्ली में AQI भाई 400 के पार उतर गया था, तो उस समय पे भाई मोदी जी तो अपना एयर प्योरीफायर लगा के बैठे हुए थे, लेकिन आम जनता मर रही थी, सो बिल्कुल सही है। देन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑलवेज रिड्यूसेस द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, भाई ऑलवेज नहीं करती, ऑलवेज नहीं करती यार, ये ऑलवेज तो गलत है। इन्वायरमेंट को कंजर्व करोगे तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ भी सकती हैं यार। ये इन्वायरमेंट है, इसे कंजर्व कर लिया, अब यहाँ पे लोग जंगल सफारी के लिए रात को आते हैं, बस दैट्स इट। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1 and 2 ओनली। आफ्टर दैट 22वें क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये जो है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की, बिल्कुल ठीक है। अर्लियर लेबर सर्वे के मुकाबले सोच कर देखो, अगर अर्लियर लेबर सर्वे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देते होते तो इन्हें बंद क्यों करते भाई। सो दैट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। सो ये ज़्यादा ब्रॉड पिक्चर देता है, बिल्कुल ठीक है। देन PFLS कैप्चर यूजिंग द मल्टीपल मेजर, बिल्कुल सही, मल्टीपल मेजर यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, इन सबको देखता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। देन थर्ड स्टेटमेंट, PLFS रेस्ट्रिक्ट इट्स कवरेज टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, नहीं सर, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं करता, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी कैलकुलेट करता है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर सी आएगा। सेकंड और थर्ड में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है जो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन मैंने बोला था ना, रोल, ये बहुत ही बेसिक वाला पेपर है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू फास्ट एंड आई थिंक आई एम नॉट आल्सो गोइंग टू फास्ट, क्योंकि बच्चों वाला पेपर है यार, इसमें कोई है ही नहीं। अगर इसमें भी किसी के मार्क्स कम आए होंगे तो भाई थोड़ी मेहनत कीजिए। और टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में पूछा गया है कि इंडिया का डेवलपमेंटल चैलेंजेस को कैसे देखा जाए, तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम एनहांस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, बिल्कुल सही भाई। अगर मैं बात बताऊं आपको तो डिजिटल पेमेंट, आप देखिए ना, QR कोड रेडी वाले के पास भी होता है, सो सिंपल इज दिस यार। सो छुट्टे की प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। सो 23वें का पहला बिल्कुल ठीक है। देन टेक्नोलॉजिकली यूनिवर्सली एलिमिनेट द नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, भाई अगर टेक्नोलॉजी से स्किल डेवलपमेंट की नीड खत्म हो जाती तो फिर क्या ही कहना। सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पर अरे नहीं, देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बाय पासिंग ट्रेडिशनल एजुकेशन बैरियर, बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। सो 1 and 2
1 and 2 आर आई थिंक मस्ट बी देयर, है ना। एक मिनट क्या है यहाँ पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बाय पासिंग द ट्रेडिशनल एजुकेशन बैरियर्स। हाँ आई थिंक इसके अंदर ना ये वैसे तो सही ही होनी चाहिए, बाय पासिंग द ट्रेडिशनल एजुकेशनल बैरियर्स। आई थिंक दिस मस्ट बी ट्रू, है ना, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये थर्ड वाली स्टेटमेंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, हाँ, बाईपास करता है ट्रेडिशनल एजुकेशनल बैरियर। इसको कम्प्लीटली ट्रू नहीं बोल सकते बट इट कैन बी यार, है ना, तो ऐसा होना चाहिए था। अगर यूपीएससी होता तो शायद वो इसे सही ही मानता। नहीं, एजुकेशनल बैरियर को तो हम यार क्या ही बोलें यार। एजुकेशनल बैरियर क्या क्या होते हैं, एजुकेशनल बैरियर हो गए जैसा कि आपका इनकम हो गई, है ना, हेल्थ हो गई, तो यार वो एजुकेशनल बैरियर हम उन्हें बोल सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक यार ये थर्ड वाला है ना, ये बड़ा वेग जैसी स्टेटमेंट बन रही है, बट फिर भी इसे देख लेना यार, ये शायद थोड़ी सी गलत है कि सही है, लेट मी चेक। चलो कोई बात नहीं, ऐसे डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एनीवे सो इसका ऑप्शन 1 लगा देना, 1 ओनली सही है आपका। बाकी थर्ड पे डाउट था तो छोड़ दो, और अगर आपको थर्ड सही लग रहा है ना, थर्ड सही लग रहा है ना, सही ही मतलब सही लगे तो सही है यार। यूपीएससी होता तो सही ही मानता। सो 1 and 3 वुड बी द करेक्ट, हाँ 1 and 3 वुड बी द करेक्ट। देखूँ ऑप्शन यार, मुझे ना प्रॉब्लम देखने को लग रही है इसमें। अरे हाँ यार सही है एब्सोल्युटली सही है भाई, 1 and 3। मैं आंसर की नहीं देखा था, सो मुझे लगा कि यार इसमें पता नहीं क्या होगा, है ना। ठीक है, ये वैसे ये तगड़ी वेग वाली लग रही है यार, बाईपासिंग द, बिल्कुल ठीक है यार ये, है ना, पर कई बार लगता है कि शायद ना भी हो। ओके सो कोई बात नहीं, सिंपल है यार, ये होगा ही होगा, नो डाउट, कर दो। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम। सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम क्या होती है, जैसे बुढ़ापा पेंशन होती है ना, तो सीधा मतलब लॉजिक को वहीं पे लेके जाया करो, ठीक। इसके अलावा तो उसी तरह की जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द वल्नरेबल पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है यार। एनहांसिंग द एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है। रिड्यूसिंग इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है यार। सो सारी की सारी स्कीम्स को लगा दो यार, सारी स्कीम यही काम करती हैं, ऑल 3। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो आप हो और आप जो ना आईएएस बन गए, मतलब हाँ नहीं आईएएस नहीं बनाते अभी, तो आपको मान लेते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस अकाउंट सर्विस के अंदर लगा दिए, बट उसके बाद आपने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद आपने पेपर दिया, पेपर के बाद आप आईपीएस बन गए। सो इसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है ज़्यादा। सो दिस इज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से किस तरह डिफर करता है, आपको पता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्परेरी अकर ड्यूरिंग द लेबर मार्केट ट्रांजिशन, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे होते हैं। वाई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फ्रॉम द फंडामेंटल मिसमैच बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड द वर्कर स्किल। एब्सोल्युटली पहला ही ठीक है। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। इंडिया का एचडीआई रैंक लोअर है, लोअर देन बहुत सारी कंट्रीज विद सिमिलर पर कैपिटा इनकम ड्यू टू द डिस्पैरिटी इन हेल्थ और एजुकेशन। बिल्कुल हम हेल्थ और एजुकेशन के अंदर हमारी बैंड बजी पड़ी है सर। सो ऑप्शन 1 वुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो पहला जो ठीक है। रीजनल वेरिएशन आर इन एचडीआई इन इंडिया आर मोर प्रोनाउंस देन वेरिएशन बिटवीन द इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। मतलब इंडिया के अंदर एक रीजन है, जैसे दिल्ली लगा लो, और दूसरा रीजन लगा लो बिहार लगा लो, उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? एब्सोल्युटली यार, मुझे स्टेटमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं लगती है, तो सेकंड statement is absolutely true. Then third, HDI improvement in India have been uniform across all the states. नहीं सर, यूनिफॉर्म नहीं है, अभी तो बात हुई थी, तो सिर्फ 2 ही हैं, फर्स्ट एंड 2 ओनली। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी। ये कैसी होती है भाई? इसे हम एक तरह से बात करें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की तरह से भी बोल सकते हैं इसको। तो पता ही होगा सब लोगों को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जैसे एक खेत है, खेत के अंदर भाई 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन 50 लोग मिलकर काम करने लग जाएँ तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 45 लोग ये सारे हिडन अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। देन इंडिविजुअल एंगेज इन वर्क दैट डज नॉट फुल्ली यूटिलाइज देयर स्किल और प्रोडक्टिव कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा वर्कर हु आर फॉर्मली एम्प्लॉयड बट कंट्रीब्यूट मार्जिनली टू द आउटपुट, बिल्कुल ठीक है। पर्सन हु हैव कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम द लेबर फोर्स ड्यू टू द डिस्करेजमेंट, ये नहीं है, इसका कोई भी लेना देना नहीं होता इससे। सो ओनली 2 आर द करेक्ट वन, ठीक है। सो इतनी सी बात थी। देन तो क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करेंगे। दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ए रिसोर्स लिमिटेड कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रैग्मेटिक। सबसे बढ़िया इनमें से कौन सी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए? पोस्टपोनिंग ऑल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, गलत है यार। बैलेंसिंग इमीडिएट लाइवलीहुड नीड लॉन्ग टर्म, यार ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार, नाम से स्टेटमेंट देख के पता चल जाता है यार। 28 का बी। 29 के बारे में देखेंगे। एजुकेशनल इनइक्वालिटी।
एक बच्चा बहुत होशियार है, मतलब बहुत आगे तक पढ़ता है, एक बच्चा बहुत होशियार होने के बाद भी 5वीं क्लास तक ही पढ़ पाता है। एजुकेशनल इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी सबको पता है। एजुकेशन एक्सेस डिस्पैरिटीज प्राइमरीली रिफ्लेक्ट एंड परपिचुएट इनकम इनइक्वालिटीज। एजुकेशन ना मिल पाने की वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द इनकम ग्रुप, गलत है सर ये सेकंड स्टेटमेंट। भाई अमीरों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनको मजदूरी करनी होती है, काम करना होता है। हायर एजुकेशन एक्सपेंशन हैज़ प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड इनकम इनइक्वालिटी, कि अगर आप खर्चा मतलब हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा हायर एजुकेशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो कम होती हुई जाएगी। इसे हम नहीं बोल सकते यार हायर एजुकेशन। वाई सर? हायर एजुकेशन इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मतलब इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि भाई आप देखिए इंडिया के अंदर अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उससे इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी घटती हुई कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, सो दैट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। बल्कि मैं कहूँगा प्राइमरी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो आई थिंक स्टेटमेंट ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, वन ओनली वुड बी द करेक्ट। देन पैराडॉक्स ऑफ प्रोस्पेरस रीजन विन द एडवर्स सेक्स कंडीशन, अभी हमने देखा था वो राजस्थान, वो पंजाब और हरियाणा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय बेटर हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, कल्चरल एंड सोशल प्रेफरेंसेस फॉर सन। द सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो बिल्कुल आंख बंद करके देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले किया भी तो था हमने। सो आंसर 30 का सी आएगा। 31 का द प्रीडोमिनेंस ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है आपको पता है ना 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। एक मेजर चैलेंज है उनके लिए कि भाई उनको हम पॉवर्टी उनके अंदर कम नहीं करवा सकते हैं। बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है इनफॉर्मल इकोनॉमी का, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। स्टेटमेंट 2, वर्कर इन इनफॉर्मल सेक्टर जनरली लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, बिल्कुल ठीक है सर। देन स्टेटमेंट 3, द इनफॉर्मल इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फॉर्मल रेगुलेशन, अगर भाई रेगुलेशन ज़्यादा होती ना तो फॉर्मल सेक्टर बन जाता। थर्ड इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 2 और 3 में से एक ठीक है और वही स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी करती है। सो ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट हम देखेंगे भाई, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। मुझे ना थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा है इसके अंदर, आई डोंट नो आपको कैसा फील हो रहा है, बिकॉज दैट्स टू सिंपल, टू ईजी। हाँ मतलब ये इसके अंदर ज़बरदस्ती क्वेश्चन बनाए गए थे, ये इसके खाली 25 क्वेश्चन बनने थे, 50 क्वेश्चन बनाए गए थे कि यार चलो बना लेते हैं, क्योंकि चीज़ें रिपीट के ऊपर चल रही है ना, इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा। चलिए देखते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट लेबर मार्केट कंडीशन फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है यार, 100% ठीक है। देन एम्प्लॉयड फॉर फ्यूअर आवर बिलो देन एजुकेशनल स्किल, अरे यार मैं इसको बताता हूँ आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। वैसे तो ये ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब इंसान अपनी स्किल से कम में काम करता है, अपनी एफिशिएंसी से कम में एफिशिएंसी में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, व्हेन आई वाज इनटू द कॉलेज, देन हमारे प्रिंसिपल एक बात बोला करते थे कि वो ओपीडी के अंदर जाते थे और ओपीडी के अंदर उन्होंने कई दिन तक विजिट किया और देखा कि वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है एक्चुअली वो ग्रुप 4 एम्प्लॉयज़ होती हैं स्टेट के अंदर, है ना, ये ग्रुप 5 लिख दिया, ग्रुप 4 एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये सफाई वाले क्यों नहीं आए, 8 बजे ओपीडी के ओपन होने का टाइम होता है, तो वो बार बार जाते थे, उनके तो ओपीडी के थ्रू होकर हमारा कॉलेज जाता था, तो बार बार बोलते थे, तो वो पर्सन कई बार अब्सेंट रहता था। सो उन्होंने एक दिन उसको बुलाया, अच्छे से झाड़ लगाई, बोले अगले दिन आना। अगले दिन गए हमारे प्रिंसिपल साहब, उनको उस दिन भी वहाँ पे नहीं मिला। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उनको बुला के पूछा बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो ही हैज़ सेड कि सर ही हैज़ डन द बीएससी केमिस्ट्री। और बीएससी केमिस्ट्री वाला जब ग्रुप 4 की जॉब करेगा तो उसे थोड़ा सा मतलब ऐसी शर्म सी आती थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज से तुम्हारा जो है ना ये सफाई का काम बंद, तुम कल से ओपीडी के अंदर जो पर्चियाँ देते हैं ना, रिसेप्शन पे बैठते हैं, तो अब रिसेप्शन वाला काम करो। नेक्स्ट डे फिर हमारे जब प्रिंसिपल सर वहाँ से गुजरते हुए जाते हैं ओपीडी के अंदर से, देन ही सेज़ 8 बजे ओपीडी का टाइम था और हमारे वीसी साहब 7 बजे वहाँ से होकर प्रिंसिपल सर 7 बजे जाते थे। 7 बजे उन्होंने देखा दैट पर्सन इज सिटिंग एट देयर। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो बेटा इतनी जल्दी आगे? बोला सर कुछ काम नहीं था, सो आई केम अर्ली। तो जो इंसान 8 बजे भी जॉब के ऊपर नहीं आता था, काम नहीं करता था, वो 7 बजे अपनी जॉब के ऊपर आके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब उसे अपने स्किल के इक्विवेलेंट मतलब एटलीस्ट वो झाड़ू वाली तो जॉब नहीं मिली। देखिए मैं ये नहीं बोलता कि झाड़ू वाली जॉब गलत होती है, बुरी होती है, नहीं, आई एम जस्ट टेकिंग अ रियल लाइफ सिनेरियो। ठीक है, सो प्लीज़ इस कॉरिडोर के ऊपर हमें यही बेनिफिट मिलता है कि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। एनीवे, सो दिस इज़ योर अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट 2 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ लिमिटेड टू द इनफॉर्मल सेक्टर, नहीं सर ये फॉर्मल सेक्टर, अभी मैंने बताया ना यार गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी है ये। तो स्टेटमेंट 3 इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो यहाँ पे आपका बनेगा ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट। अगेन फिर से यार साहब सबके जवाब सी ही लिखे हुए हैं क्या। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 33 पीडीएस रिफॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है। टारगेटेड पीडीएस हैज़ रिड्यूस्ड इन ये एक्सक्लूजन एरर सिग्निफिकेंटली अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, बिल्कुल सर।
रिड्यूस किया है, यूनिफॉर्मली रिड्यूस नहीं किया। इसने ये नहीं बोला कि यूनिफॉर्मली रिड्यूस किया, इसने बोला भाई हर जगह पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर जो है वो कम हुए हैं। ठीक है यार, कम हुए हैं। डीबीटी इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी थ्रू डिजिटल ट्रैकिंग, बिल्कुल ठीक है। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पीडीएस कैश ट्रांसफर वुड गारंटी बेटर आउटकम, तो अभी तक हम कर चुके होते भाई। अगर पीडीएस के कंप्लीट एलिमिनेशन से अगर हम कैश देना शुरू कर देते तो हम कर चुके होते। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इंटरजनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप, वो डायलॉग देखा ना हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का, वो मूवी का है, हम तो ची शुद्ध गरीब हैं। सो दैट इज़ मतलब इंटरजनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप, मतलब कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के अंदर क्यों होता है ये भाई। देखो कोई मतलब एजुकेशन अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, पॉपुलेशन, और फिर वही वाला ट्रैप जो है चलता रहता है। सो लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जिसकी वजह से उनका अर्निंग पोटेंशियल आगे नहीं बढ़ पाता है। सो दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 35 बात करता है एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स के बारे में। एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स के बारे में ये बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, कि एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। सो द सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है इसके अंदर। अ स्मॉल फार्मर फेस यूनिक कॉन्स्ट्रेंट्स टेक्नोलॉजी इन द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड मार्केट एक्सेस, एक छोटा जो किसान है उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सबको ही पता होगी। एसडीजी फ्रेमवर्क के अंदर जीरो हंगर है ना, जीरो हंगर एसडीजी 1 होता है, 2 होता है, 2 होता है सर, 2 वक्त का खाना एसडीजी नंबर 2 होता है। सो जीरो हंगर जो है उसके बारे में बात की गई है कि इंडिया के अंदर फूड का इतना प्रोडक्शन हो रहा है जिससे हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी मतलब कम रह गई है। कुल मिला के अगर हमारे यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट चाहिए तो हमारे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन एक्स प्लस का ही हो रहा है। हमारे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है, फूड उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। एब्सोल्युटली, इसे बोलते हैं फूड सफिशिएंसी। हमारे पास फूड सफिशिएंसी है येस, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अभी नहीं है। न्यूट्रिशन के मामले में बात नहीं कर सकते हैं, फूड के मामले में इंडिया सफिशिएंट है। सो दैट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन हंगर इंडिया के अंदर है डिस्पाइट बीइंग फूड अवेलेबिलिटी ड्यू टू द, लोग गरीब हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक्सेस इशू है, बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। देन इन अचीविंग जीरो हंगर रिक्वायर एड्रेसिंग ओनली द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नहीं सर, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी हैंडल करना होता है। सो द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। सो दैट्स अबाउट योर मतलब ठीक है। देन एमजी नरेगा किस बारे में, अभी तो इसका जीराम जी करके स्कीम हो गई, पता होगा ना आप लोगों को। सो जो इसका है दैट इज़ द एक्सेसिव डिमांड फॉर वर्क एक्सीडिंग द अवेलेबल प्रोजेक्ट फंड कंसिस्टेंटली, ये किस चीज़ के लिए था, वेज रेट बिंग टू लो, इनएडिक्वेट डिमांड, अरे ये है क्या, एक देखते हैं ना। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, हाँ क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, लोगों की डिमांड ज़्यादा है। अभी तो कायदे से देखा जाए ना तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि रिसेंटली हमने कई सारे न्यूज़पेपर्स उनके एडिटोरियल्स में देखा है कि एमजी नरेगा जो है, एमजी वैसे भी गवर्नमेंट के कई सारे डेटा हैं जिसमें बोला गया कि एमजी नरेगा की डिमांड स्टैटिक होती जा रही है, ठीक है, बढ़ नहीं रही है। सो एक्सेसिव डिमांड फॉर वर्क एक्सीडिंग द अवेलेबल प्रोजेक्ट, मतलब कि काम से ज़्यादा डिमांड आ रही है, काम से ज़्यादा लोगों की डिमांड है। तो बिल्कुल ये ठीक है, ये चैलेंज है, प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम इसे सत्यता के ऊपर जांचें तो इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट यूपीएससी में आए तो इस तरह की स्टेटमेंट को ठीक ही मान लेना। हेल्थ और पॉवर्टी के बीच में लिंक करके पूछा गया, बच्चों वाली बात है यार। पुअर हेल्थ जो है उससे पुअर अर्निंग कैपेसिटी होती है, एब्सोल्युटली सही। माल न्यूट्रिशन से दिमाग विकसित नहीं होता और उससे एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती, बिल्कुल सही। हेल्थ इंटरवेंशंस अलोन आर सफिशिएंट, नहीं सर, सिर्फ हेल्थ इंटरवेंशंस नहीं, बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करवाना पड़ेगा। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में। डिफरेंट स्टेट इन इंडिया आर एट द वेरिंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बिल्कुल सही। जो सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक विंडो जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज होने के उस पर है, आसार पर है। तमिलनाडु के अंदर तो मैक्सिमम लोग बिहार से जाके माइग्रेट करते हैं। सो द स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। इंटरस्टेट वेरिएशंस हैव सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस ऑन द, बिल्कुल ठीक है यार, बहुत ज़्यादा इंटरस्टेट वेरिएशंस होते हैं, मतलब एक स्टेट से बहुत सारे दूसरे स्टेट के अंदर जो है पलायन होता है और उसकी वजह से इन सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल सही है। देन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन प्रोसीड यूनिफॉर्मली, कुछ भी यूनिफॉर्मली नहीं होता है। सो ओनली 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट सर। सो दैट्स इट। देन नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करता है कि अगर लोगों को छोटा छोटा लोन देंगे तो उससे पॉवर्टी को मैनेज किया जा सकता है, पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। हाँ, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड द क्रेडिट एक्सेस टू द इंडिविजुअल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल ठीक है यार। जिन लोगों को फॉर्मल बैंक से लोन नहीं मिलता है वो माइक्रो क्रेडिट के थ्रू पैसा ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक। माइक्रो फाइनेंस ऑटोमेटिकली गारंटी द पॉवर्टी एलिमिनेशन, नहीं सर, पॉवर्टी गरीबी का कम होना माइक्रो फाइनेंस माइक्रो क्रेडिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब करता है बट सिर्फ इसी के ऊपर नहीं करता है ना, गारंटी नहीं कर सकता ये
तो अगर ऐसा होता तो भाई हम माइक्रो क्रेडिट के नाम पे स्कीम चला रखी होती है सारी। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओ सॉरी रॉन्ग। माइक्रो फाइनेंस इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केट लिंकेजेस। बिल्कुल, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो उससे अगर उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है और मार्केट के साथ उसका लिंक नहीं है तो क्या ही फायदा उसका। उसकी इफेक्टिविटी तभी डिपेंड करती है जब बिजनेस भी बढ़ रहा है और मार्केट के साथ लिंक भी हो। सो 1 और 3 आर करेक्ट, 1 और 3 सिर्फ एक के अंदर, ये ए के अंदर। देन एनक्लेव्ड डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। एनक्लेव्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन जिसके अंदर, मान लीजिए एक स्टेट है, स्टेट के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ पे डेवलपमेंट है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपको पता है ना किस चीज़ पे डिवाइड हुए थे कि सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो आंध्र प्रदेश में जा रही थी, तेलंगाना वाले लोग विरोध कर रहे थे। सो दैट्स द सिंपल वे, ठीक है, कि एक तरह से क्रूड वे के अंदर रखने का कि भाई वो एनक्लेव डेवलपमेंट था। सो देर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन लिमिटेड जोग्राफिकल पॉकेट, बिल्कुल ठीक है सर। को एग्जिस्टेंस ऑफ हाईली डेवलप्ड रीजन अलॉन्ग द रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड रीजन, बिल्कुल ठीक है भाई, एक हाईली डेवलप्ड रीजन है ये और इसके आसपास में हाईली मतलब थोड़ा सा अनडेवलप्ड रीजन है। यूनिफॉर्म डिफ्यूजन, यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं होता सर, सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन इसके बारे में नेक्स्ट पूछा गया है, विद रेफरेंस टू जेंडर डेवलपमेंट इन इंडिया कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है? फीमेल एजुकेशन एनहांसमेंट डिसप्रपोर्शनेटली रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इंप्रूव द हाउस होल्ड इनकम। मतलब आप एक वो बोला है ना आपने कि यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ फीमेल, यू एजुकेट अ जनरेशन। तो अगर आप फीमेल को एजुकेट करोगे तो उसकी वजह से पॉवर्टी हद से ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और हाउस होल्ड आउटकम जो है वो बहुत तगड़े तरीके से इंप्रूव हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड देन वुमेन की लैंड ओनरशिप रिमेन सिग्निफिकेंटली लोअर, उनको बहुत कम लैंड के टाइटल मिलते हैं। एंड डिस्पाइट बीइंग लीगल प्रॉपर्टी राइट रिफॉर्म्स, हमने रिफॉर्म भी कर दिया प्रॉपर्टी राइट में, तब भी वुमेन को प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। जेंडर वेज गैप हैज़ कंप्लीटली डिसअपियर्ड, गलत भाई, कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुए हैं। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड ऑप्शन 1 और 2 आर द करेक्टली ठीक। देन कजनेट हाइपोथेसिस, कजनेट हाइपोथेसिस किस बारे में बात करता है? इस बारे में बात करता है कजनेट हाइपोथेसिस जीडीपी पर कैपिटा और एक तरफ होता है गिनी कोफिशिएंट, कि शुरुआत में आगे चलते 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 इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। जैसे बोलते हैं इंडिया को कि इंडिया इस फेज़ के अंदर है, यहाँ पे है अराउंड इंडिया, जिसमें इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। फिर एक समय के बाद धीरे धीरे जो है ना एक इनइक्वालिटी कम होती हुई चली जाएगी और ये आपके डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के फीचर पॉइंट। सो कजनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है? इनइक्वालिटी इनिशियली बढ़ती है बट बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ सस्टेन होना शुरू होती है, ग्रोथ बड़ी आनी शुरू होती है, उसके बाद ये सस्टेन ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ जाती है। मुझे ना कभी कभी यहाँ पे एक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके मैं बात करता हूँ, दिमाग मतलब थोड़ा सा मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ। आई थिंक इंडिया के अंदर ना जितने यूट्यूबर्स चलना शुरू हो गए हैं, आई थिंक देयर वुड बी अ क्राइसिस। मतलब क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर हो गए हैं, इतना मतलब इंसान ना आपका, आप देखिए रील स्क्रॉल, पता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात मेरे को ऐसे लग रही है, क्योंकि आगे चल के जो यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, आई डोंट थिंक दैट दे हैव अ स्किल। मतलब आई डोंट थिंक ना, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता प्रॉपरली। एंटरटेनमेंट इज़ गुड, ठीक है, बट अगर उसके साथ में वो स्किल डेवलप करते हैं देन दैट्स ऑसम, ठीक। इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने एक बात बोली थी ना कि इंडिया के अंदर सबको दुकानदार ही बनना है क्या यार, कोई AI के अंदर काम करो। तो उसके ऊपर डिबेट हम बहुत तगड़ी कर सकते हैं, बट स्टिल आई थिंक अगर हर कोई व्लॉगर बन जाएगा ना यार, व्लॉगर वाला काम मुझे लगता है दैट्स ठीक है। कितने व्लॉगर बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, मान लो अगर हज़ारों लाखों व्लॉगर बन गए तो इंडिया के लोग लाखों व्लॉगर को देखेंगे ही नहीं, देखने की कैपेसिटी ही नहीं है सर। सो एक जो है ना डाइवर्सिटी होनी चाहिए कंटेंट के अंदर भी, और वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो ग्राउंड पे काम करे, ठीक। सो आई थिंक थोड़ा सा क्राइसिस देखने को मिलेगा आगे चल के, बट आई डोंट नो व्हाई एंड व्हाई यू माइट बी एग्रीइंग फ्रॉम मी एंड माइट डिसएग्री फ्रॉम मी। ये थोड़ा सा मतलब अजीबोगरीब चीज़ हो जाती है, बट कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। व्हाट आई रियली वांट टू से इज दैट आगे चल के ना धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लम्बर के काम को, है ना, एक कारपेंटर के काम को, एक वेल्डर के काम को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दैट्स द ऑसम थिंग, ठीक, वो खतरनाक चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं सर। देन चैलेंजेस पूछे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इनपुट सब्सिडीज़ एनकरेज द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल सर, फार्मर को जितना अगर सब्सिडी देंगे फर्टिलाइज़र के ऊपर, वो उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेगा और उससे इन्वायरमेंट के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ठीक चीज़ है। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन जो है एग्रीकल्चर के अंदर इज़ फंडामेंटली अनरिलेटेड टू पॉवर्टी के साथ ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन लिंक नहीं करता। भाई क्या बकवास करते हो, पॉवर्टी के साथ इस दुनिया की सारी चीज़ें लिंक करती है, सो दैट इज़ रॉन्ग।
एंड व्हेन आई एम लाफिंग देन इट डज नॉट मीन्स दैट आई एम इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द पॉवर्टी भाई साहब, इट मीन्स कि हाउ मतलब रिडिकुलस दिस स्टेटमेंट इज। देन क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी और फार्मर की इनकम दोनों को ही बढ़ाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 and 3 आर द करेक्ट थिंग। देन डिपेंडेंसी रेशो के बारे में पूछा गया। डिपेंडेंसी रेशो का क्या मतलब होता है कि कौन, मतलब सिंपल सी बात है, अ लोअर डिपेंडेंसी रेशो प्रोवाइड द इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, इवन मतलब कुल मिला के ये बात है कि भाई अगर आप लोग हो, ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने लोग हैं, जितने कम लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, आप उतना ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे। अगर मान लीजिए आपके 50,000 सैलरी है और आपके ऊपर सिर्फ 2 या 3 या 4% डिपेंडेंट है, यू कैन सस्टेन योर सेल्फ। बट अगर आपकी मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट होने वाले 20 लोग हैं तो आपकी लंका लग गई भाई बैठे बैठे। सो दैट्स द सिंपल थिंग, लोअर डिपेंडेंसी रेशियो। देन प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, शब्दों को तोड़ो, इकोनॉमिक्स के अंदर सारा शब्दों का खेल है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज़ का बनना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़, दोज इंडस्ट्रीज़ आर ब्रेकिंग डाउन, वो टूट रही हैं, और वो टूट रही हैं समय से पहले। कायदे से क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर के बाद जंप करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, फिर टर्शरी सेक्टर के अंदर। इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया में सीधा प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर पे जंप कर दिया, और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होने से पहले ही टूटता हुआ चल रहा है। तो ये क्या बात हो गई, इसे बोलते हैं प्रीमैच्योर डिइंडस्ट्रियलाइजेशन। अ डिक्लाइन और स्टैग्नेशन इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है यार, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एन अर्ली शिफ्ट ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द सर्विसेज, बिल्कुल ठीक बात है। अ सिचुएशन वेयर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, नहीं सर, वो प्रीमैच्योर का मतलब ही यही है कि यार मैच्योर होने से पहले ही उसका डिइंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया। सो दैट्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट इज द बी, ओनली 2। देन टारगेटेड सब्सिडीज़ मतलब कि सिर्फ गरीबों को ही प्रॉफिट दें या फिर गरीबों को ही मतलब वो सब्सिडीज़ पहुँचें, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसका क्या इफेक्टिविटी है। फूड सब्सिडीज़ टारगेटेड टू द पुअर हाउस होल्ड आर कॉस्ट इफेक्टिव देन यूनिवर्सल सब्सिडीज़, एब्सोल्युटली। फर्टिलाइजर सब्सिडी यूनिफॉर्मली बेनिफिट करते हैं, यूनिफॉर्मली कुछ भी बेनिफिट नहीं करता यार। लीकेजेस, इंक्लूजन, एरर, रिमेन सिग्निफिकेंट, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, अभी हमने देखा था, बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन 1 and 3 वुड बी द करेक्ट थिंग। देन नेक्स्ट इज योर, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट देखना, सर्टेन फीचर ऑफ इंडिया की लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रेन द पीस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द फॉर्मल सेक्टर। तो आई थिंक द स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसके अंदर कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। देन स्टेटमेंट 2, रिजिड लेबर लॉ एंड जो है ना रिलेटिवली हाई हायरिंग एंड फायरिंग कॉस्ट डिस्करेज फर्म फॉर एक्सपेंडिंग द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपने किसी को परमानेंटली रख लिया तो आसानी से निकाल नहीं पाओगे, तो लेबर लॉ काफ़ी कठिन है। इसके अलावा और रिलेटिवली हायरिंग एंड फायरिंग कॉस्ट डिस्करेज द फर्म, मतलब अगर हायर कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, और अगर फायर कर रहे हो उसमें ज़्यादा पैसा देना सेटल करना पड़ेगा। इसकी वजह से एक कंपनी जो है वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। देन इन इंडिया के अंदर, इंडिया की मार्केट को हम देख सकते हैं कंप्लीट अब्सेंस ऑफ लेबर रेगुलेशन। तो वे 4 लेबर लॉ के जो वो हैं कोड बिल हैं, वो क्या बारे में बात करते हैं, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। सो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ठीक है, और वही स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती है। देन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिंक किया हुआ है, बहुत बच्चों वाला बेसिक क्वेश्चन आता है। सो हायर एनरोलमेंट रेट कंबाइंड विद लो लर्निंग आउटकम रिजल्ट इन क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही। अगर एनरोलमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लोग बहुत सारे एनरोल कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, सारी जनता स्कूल में जा रही है, लेकिन पढ़ कोई भी नहीं रहा है, तो सीधी सीधी बात है, लोग यही बोलेंगे ना यार कितने मार्क्स आए। सो सिंपल बात है यार, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग द स्किल डेवलपमेंट। सो सिंपल बात, एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है इसके अंदर। देन सेकंड इज वोकेशनल एजुकेशन सक्सेसफुली compete करता है जनरल एजुकेशन के साथ में, नहीं, आज भी लोग वोकेशनल एजुकेशन को एक घृणित तरीके से देखते हैं थोड़ा सा। सो दैट इज आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। देन थर्ड इज़ योर आपका एम्प्लॉयर डिमांड फॉर स्पेसिफिक स्किल ऑफन एक्सीड एजुकेशनल सिस्टम सप्लाई, बिल्कुल ठीक है। कई बार एम्प्लॉयर ऐसी चीज़ों की डिमांड करता है, जैसे एआई की स्किल्स की डिमांड करता है, जो है नहीं लोगों के अंदर, है ना, तो जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोवाइड ही नहीं करवा पाता। सो बिल्कुल ठीक है, दैट क्रिएटिंग द एम्प्लॉयबिलिटी गैप्स, बिल्कुल ठीक। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट, सो ए इज़ द करेक्ट। देन कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस इस बारे में बात करती है कि पुअर स्टेट जो है वो, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए वो सिंपल, आपने कभी वो स्कूल में देखा होगा ना, पढ़ा होगा, सीखा होगा, अगर किसी स्टूडेंट के 33% मार्क्स हैं और वो थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी मतलब सिर्फ 2 घंटा ज़िंदगी में पढ़ना शुरू कर दे, तो वो आसानी से 60% पे पहुँच सकता है। मतलब ऑलमोस्ट आपको उसका 100% आप जंप देखने को मिला। लेकिन अगर कोई बंदा 90% मार्क्स लेके आ रहा है
और वो मतलब वो आप सोचिए, वो सिर्फ 2 घंटे बढ़ाए अपनी पढ़ाई में, तो वो 100% मार्क्स नहीं अचीव कर सकता, क्योंकि जितना ताकत आपकी 33 से 60% लाने में लगती है, उससे डबल ट्रिपल 10 गुना ताकत आपकी 90% से 95% में लगाने में लगती है, और फिर इससे ज़्यादा ताकत आपको 95 से 100% तक पहुँचने में लगती है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस। पुअर स्टेट जो हैं वो थोड़ा तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं रिचर स्टेट के मुकाबले में। रिड्यूसिंग द इंटर स्टेट इनइक्वालिटी, 2 स्टेट्स के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, अगर उनके जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं वो बढ़िया हैं तो बिल्कुल ठीक है। और 50 का ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट थिंग। ए जो है वो आपकी कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस को दिखाता है, शो करता है। सो दैट इज़ योर दिस सेशन। आपके 50 क्वेश्चंस आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। एंड कितना टाइम हुआ, 49 मिनट्स के आसपास में हो गए हैं। बीच में हमने थोड़ा सा जोक वोक भी क्रैक कर लिए, इतने ज़्यादा बड़े जोक की भी नहीं थे, स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं हूँ भाई मैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते रहो। बाकी ये क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, बहुत मतलब मैं ना बेकार बोल रहा था, इट्स नॉट बेकार बट या इट्स प्रीटी ईजी, राइट। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत थी। आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, और इसी तरह से सिंपली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका, जिसमें टेस्ट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। अब आपके आई थिंक सिर्फ 3 ही टेस्ट बचे हैं, 14, 15, 16, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे।